ये प्रसार भारतीय प्रसारण निगम संशोधन विधेयक 2010 एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है, जिससे भारत के ही करोड़ों लोग प्रभावित नहीं होते, बल्कि विश्व भर में जो इसके श्रोता और दर्शक हैं, वे इसकी गुणवत्ता और इसके प्रभाव से उन पे प्रभाव होता है। मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि 38,000 कर्मचारियों वाला प्रसार भारती संगठन, जिसमें इस समय 12,000 रिक्त स्थान हैं और 38,000 के 38,000 कर्मचारियों में 20 कर्मचारी संगठन काम कर रहे हैं और वे 20 जो कर्मचारी संगठन हैं, वे इस प्रसार भारती के कामकाज, उसकी गुणवत्ता और उसके चलन से इतने अधिक असंतुष्ट हैं कि वे कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि प्रसार भारती को भंग करके वापस उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में लौटा लिया जाए। और एक इतना महत्वपूर्ण, जिसको विश्व का एक नया प्रयोग माना गया था और 1978 में सबसे पहले श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एक स्वायत्त शासी प्रसारण निगम, जो कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, जो कि भारतीय दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला हो और जो उनको सूचना सामग्री प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय कल्याण और विकास के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं, आदान प्रदान, बहस, चर्चाएं तथा दृश्य और श्रव्य माध्यम से जो प्रस्तुतियां होती हैं, उनको वह उपलब्ध करा सके। इसके लिए एक बहुत ही उदात्त विचार के साथ यह सोचा गया था कि एक ऐसा स्वायत्त शासी प्रसारण निगम भारत में होना चाहिए जो राष्ट्रीय प्रसारण का एक महत्वपूर्ण दायित्व निभा सके। और लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा जब यह विचार रखा गया था, तो उस समय इसका नाम आकाश भारती और ऐसे कई नाम सामने आए थे। अंततः प्रसार भारती नाम इसका तय हुआ और अंततः 1990 में जब श्री पी उपेंद्र थे सूचना प्रसारण मंत्री, तब यह एक्ट पास हुआ। 7 साल बाद उस एक्ट को नोटिफाई किया गया। लेकिन महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि सत्यम शिवम सुंदरम, यह भावना लेकर जो प्रसार भारती प्रारंभ हुआ और उसकी आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि केवल कर्मचारियों को वे अनुशासित नहीं कर पा रहे, उन पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर और भयंकर आरोप लगे। राष्ट्रमंडल खेलों के समय में शुंगलू समिति ने जो उन पे 135 करोड़ के घोटालों के आरोप लगाए, उन आरोपों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी और इस कारण इसमें यह संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन महोदय, संशोधन लाकर आखिरकार उपलब्धि क्या होने वाली है? क्या आप केवल कर्मचारियों को दंडित करने, उन्हें सस्पेंड करने, डिसमिस करने, इसके लिए ही आप तमाम ये सरकारी और संसदीय कार्रवाई, विधायी कार्रवाई करेंगे, अथवा उसकी गुणवत्ता को सुधारने और जिस महान उद्देश्य को लेकर आडवाणी जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रसार भारती को स्थापित किया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कोई विचार किया जाएगा? महोदय, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने ऑटोनोमस फंक्शनिंग जो प्रसार भारती की है, उसके बारे में इतनी अधिक गलतियां और भ्रष्टाचार के उदाहरण प्रस्तुत किए कि जिसके कारण पूरे देश में प्रसार भारती का स्तर नीचे गिरा, उसकी साख नीचे गिरी। प्रसार भारती का उद्देश्य था कि वह सत्य को, शिव को और सुंदर को दर्शकों के सामने रखेगी, लेकिन अंततः वह एक सरकारी पिटारा, एक बाबू भारती, एक प्रकार से जो कार्य सरकार ने बीएसएनएल और एयर इंडिया के साथ किया और उनको वस्तुतः निष्प्रभावी बना दिया, वही काम प्रसार भारती के साथ हुआ, जो राष्ट्रीय प्रसारण की एक मुख्य धारा में शामिल होने के बजाय
वह निरंतर नीचे, उसकी साख, उसका प्रभाव, उसकी गुणवत्ता निरंतर घटती गई है। जब यह एक्ट पारित किया गया था उस समय कहा गया था कि यह निगम निरपेक्ष भाव से समस्त दर्शकों और भारतीय जनता को एक ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति करेगा जो उनके विवेक और राष्ट्रीय विकास के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन महोदय, इसके कार्यक्रम आप देख लीजिए। बॉर्डर क्षेत्र के जहां पे सबसे ज्यादा दूरदर्शन देखा जाता है, क्योंकि बाकी प्रसारण वहां पे ठीक से पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पर भी अक्सर ये शिकायत होती है कि केवल यह शहर केंद्रित कार्यक्रमों तक केंद्रित हो गया है और यह पूरे देश की एक पहचान, उसके चरित्र को प्रकट करने में पूरी तरह से असफल रहा है। महोदय, प्रसार भारती के संबंध में वास्तव में यह कहा जाता है कि यह क्वालिटी कंट्रोल अथवा जो प्रोफेशनल लोग हैं जो इसकी गुणवत्ता, इसके कार्यक्रमों के बारे में वास्तविक योगदान दे सकते हैं, उसके बजाय आप इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफिस सर्विस अथवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आईएएस और आईएएस के जो अधिकारी हैं वे किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल है उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकते हैं या उसको नया मार्ग दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो बजाय इसके कि लोग सरकारी या प्रसार भारती जैसे एक स्वतंत्र कहे जाने वाले चैनल को देखें, वे अन्य प्राइवेट चैनल्स को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी साख वे समझते हैं कि ज्यादा है और इसकी साख जो है केवल एक सरकारी विचार और सरकार के साथ जुड़े जो राजनीतिक दल और राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनको ही प्रकट करने तक यह सीमित रह गया है। महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि इस विधेयक के माध्यम से हम कर्मचारियों को अनुशासित या दंडित करने का अधिकार लेना चाहते हैं तो उसके साथ ही कर्मचारियों के मध्य जो असंतोष है और जो 12,000 रिक्त स्थान आज प्रसार भारती में है उसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। कहीं भी एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि जो यह बता सके कि हम प्रसार भारती के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या उसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए कोई विचार करने के लिए इच्छुक है। अब मैं आपको केसेस बताता हूं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेज का पूरी तरह से दूरदर्शन को अधिकार था। मैं ये सीवीसी के माध्यम से जो समाचार पत्र में छपा है उसको कोट करना चाहता हूं। द केस ऑफ द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस which Doordarshan did not telecast despite having the rights to do it through the Mandatory Sharing Act of 2007. This abdication meant that ESPN could telecast them exclusively and make a tidy pile. This was after the ECSR said they should be telecast and also after obtaining a clear legal opinion affirming that T20 cricket was to be considered a sporting event of national importance. करोड़ों रुपए का घाटा हुआ, अधिकार था, अधिकार खरीदा हुआ था, उसको टेलीकास्ट किया जाना चाहिए था, किया जा सकता था, लेकिन किसी ने इस बात की जांच नहीं की कि यह टेलीकास्ट अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया और कौन अधिकारी थे जिन्होंने एक भयंकर गलती और भ्रष्टाचार करते हुए भारत को इतना बड़ा नुकसान ही नहीं दिया बल्कि भारत की राष्ट्रीय प्रसारण संस्था की साख उन्होंने पूरी तरह से गिराई। इसी प्रकार इसके जो बेनिफिशियरीज बताए गए हैं सीवीसी के अनुसार, द बेनिफिशियरीज ऑफ सच जेनेरोसिटी निम्बस, ESPN स्टार स्पोर्ट्स, ESPN 10 स्पोर्ट्स, MSN सेट मैक्स एंड ICC बिग FM। प्रसार भारती आज कहा जाता है जो हमारे प्रसारण क्षेत्र के समीक्षक हैं और जो इस क्षेत्र को देखते हैं वो ये कहते हैं कि आज प्रसार भारती राष्ट्रीय प्रसारण का एक महत्वपूर्ण संस्थान न होकर जो निजी संस्थान है, चैनल्स हैं, उनकी मैत्री के साथ चला गया है और यहां तक कि
जब प्रसार भारती के एक जो प्रमुख बनाए गए थे, सीईओ बनाए गए थे, उन्होंने उसको गुणवत्ता सुधारने और क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऐसा काम किया कि वे कुछ ही दिनों के बाद में रूपर्ट मुर्डॉक के साथ चले गए और प्रसार भारती को उन्होंने छोड़ दिया। ये तो प्रसार भारती का इतिहास है। जब कभी प्रसार भारती के लिए गिरावट आई अथवा लोगों ने मांग की कि इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, तभी आप किसी आईएएस ऑफिसर को ले आते हैं, आप किसी सरकारी बाबू को ले आते हैं। क्या प्रसार भारती के कामकाज की देखभाल, क्या उसकी गुणवत्ता और कार्यक्रमों के बारे में जो एक पहचान होनी चाहिए, जो उसका योगदान होना चाहिए, क्या वह कोई सरकारी अफसर केवल इस कारण से कर सकता है कि वह आईएएस या किसी दूसरे केंद्रीय सेवा से संबंधित है? हम क्यों नहीं एक प्रोफेशनल दर्जे के वे लोग इसमें लाकर नियुक्त कर पाते हैं कि जो इसको वास्तविक रूप में निरपेक्ष, स्वतंत्र और स्वायत्त बनाने के लिए काम करे, न कि एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विचारधारा का मात्र भोपू बनाकर छोड़ दे। पिछले दिनों जितने इसमें नियुक्तियां हुई हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि द 2 member कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वीके शुंगलुक recommended action against the officers, saying they cannot be rescued from the act of omission and commission which facilitated this wrongdoing। 236 पेज की अंतरिम रिपोर्ट डाली गई। इस 236 पेज की अंतरिम रिपोर्ट पर, जो शुंगल कमेटी की रिपोर्ट है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह मान लिया गया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। किस प्रकार का यह प्रयोग चल रहा है? एक ऐसा प्रयोग जिसका देश के करोड़ों परिवारों के सदस्यों पर असर पड़ता है। वे ये कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम देखने का जो संख्या है दर्शकों की, वे लगातार घटती चली गई है। उसके समाचार ऐसा लगता है कि मानो एक सरकारी प्रवक्ता एक पीआईबी से उसका एक प्रेस रिलीज जारी कर रहा हो। उसके विज्ञापन आप देखिए, उसका जो कार्यक्रमों के विज्ञापन होते हैं वे इतने घटिया स्तर के होते हैं कि लगता है कि डीएवीपी के किसी बाबू द्वारा ही तैयार करके उसको चला दिया गया है। क्या इस प्रकार से हम सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को अभिव्यक्त करना चाहते हैं? क्या ये वो भावना है जिसको लेकर प्रसार भारती की स्थापना की गई थी? 12,000 रिक्तियां, और उसके कारण से प्रसार भारती के कामकाज में कितना नुकसान, कितनी क्षति हो रही है। कोई कार्यक्रम ठीक से नहीं चल पा रहे। आप प्रसार भारती के कार्यालय में जाकर देखिए, ऐसा लगता है कि आप किसी छोटे शहर के नगर पालिका के दफ्तर में पहुंच गए हैं, या कॉरिडोर में फाइलें पड़ी हैं, बाबू लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। और कार्यक्रमों के बारे में जिस प्रकार की चर्चाएं वहां पर आने वाले कार्यक्रम के निदेशक या प्रस्ताव देने वाले लोग करते हैं, वे इतनी भयंकर है कि जिसका उल्लेख करना भी कठिन जान पड़ता है। हर कार्यक्रम के पीछे कहीं न कुछ लेन देन की बात होती है। हर कार्यक्रम के पीछे कुछ सिफारिशें और किसी प्रकार की इस प्रकार का एक आयोजन होता है कि जो उसकी साख पर बट्टा लगाने वाला होता है। महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों प्रसार भारती के क्षेत्र में, उसके संस्थान में जितने भ्रष्टाचार के कारनामे हुए हैं, उसके कारण वहां के कर्मचारियों का मनोबल और गिरा है। वो उनको लगता है कि यदि वे वास्तविक रूप से काम करेंगे तो उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर वे श्रेष्ठ कार्यक्रम, कुछ अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि सारी चीजें एक राजनीतिक चश्मे से देखी जाती है। और प्रसार भारती को वास्तव में कांग्रेस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में तब्दील कर दिया गया है। सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से वहां पर अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित किया जाता है। हमने स्वयं एक सिंधु पे एक कार्यक्रम रखा था। मुनव्वर राणा दुनिया के एक प्रसिद्ध शायर हैं और बहुत ही सेकुलर किस्म के शायर हैं। उन्होंने एक सिंधु पर कविता लिखी थी, जिस जगह से सिंधु गुजरे समझो हिंदुस्तान है, ये वतन की शान है। और जब उसको हमने दूरदर्शन के प्रोजेक्ट में डाला तो हमें कहा गया कि ये कविता वे प्रसारित नहीं कर सकते। मुनव्वर राणा ने बताया कि सिंधु जो है हमारी सभ्यता संस्कृति की प्रतीक है और ये पूरे भारतवर्ष की चेतना को अभिव्यक्त करती है।
दुनिया में केवल भारतवर्ष ऐसा देश है जिसका नाम उस नदी के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा, हिंदू पड़ा। इंडिया जो शब्द है वो इंडिया किसी ने दिया नहीं है, वो इंडिया शब्द इंडस से निकला, सिंधु से निकला, और इस कारण से वह हमारे वास्तविक सांस्कृतिक चेतना और अधिष्ठान की एक प्रतीक नदी है। और इस कारण से हम कह रहे हैं कि जिस जगह से सिंधु गुजरे, समझो हिंदुस्तान है, यानी वहां हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति का एक अभिव्यक्ति होती है, लेकिन वो नहीं प्रसारित की गई। तो इस प्रकार से यह कहा जाता है क्योंकि सिंधु से आपको हिंदू की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए हम यह पंक्ति जो मुनव्वर राणा की गजल थी वो उन्होंने प्रसारित करने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक सीवीसी के ही रिपोर्ट पर एक टिप्पणी आई थी कि a few days later on March 21 all the 9 members of Prasar Bharati found themselves being asked to sign another page of recommendation pertaining to the same meeting in which the order of candidates listed was changed to priorities 2 officers for the post of DG Doordarshan over the name of another IBPS candidates। ये क्या खेल हो रहा है? कभी किसी दूसरी सर्विस के ऑफिसर को आप वहां नियुक्त करने के लिए खिलवाड़ करते हैं, कभी आईएएस को आप बुलाते हैं, कभी आईआरएस को आप बुलाते हैं। वहां के फाइनेंस ऑफिसर और डीजी के बीच में इतना झगड़ा हुआ कि उस झगड़े के कारण इस्तीफे मांगे गए, लिया गया, अखबारों में उनके खबरें छपी उनके झगड़ों के बारे में। क्या ऐसे संस्थान के द्वारा हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वे भारत की जनता को सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के अनुरूप कार्यक्रम प्रसारित करवाएगी या कार्यक्रम निर्मित होने देगी? महोदय, मुझे कहते हुए भी दुख है कि बीच में एक ऐसा समय भी आया कि जब कांग्रेस ने सत्यम शिवम सुंदरम के लोगों को वहां से हटा दिया, उसमें से सत्यम शिवम और सुंदरम हटा दिया गया था। यह जब बाद में श्रीमती सुषमा स्वराज सूचना प्रसारण मंत्री बनी तो उन्होंने वापस में उसको स्थापित किया कि इसकी मूल भावना सत्यम शिवम सुंदरम की है। यह वास्तव में भारतीय एक चेतना का उद्घोष करके माना गया। लेकिन महोदय, मैं आपको यह बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं कि चाहे हमारे क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र है, पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, लद्दाख जैसे क्षेत्र हैं, इनके बारे में प्रसार भारती में कोई विशेष योजना या कार्यक्रमों की कोई संकल्पना नहीं की जाती है। पूरा एक प्रसार भारती का संगठन निश्चित रूप से कुछ लोगों के एक विचारों को दबाने के लिए और कुछ लोगों के विचारों को बढ़ाने के लिए हो गया है। जिस प्रकार से कल्पना की गई थी कि संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की अभिव्यक्ति होगी, देश के विभिन्न विचारधाराओं के लोग उसमें आकर अपने विचार व्यक्त करेंगे, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसमें अपने अपने कार्यक्रमों, अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक समय और स्थान पा सकेंगे, ऐसा कुछ प्रसार भारती के माध्यम से नहीं किया गया। महोदय, जिस प्रकार से ये संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है वह केवल कर्मचारियों पर केंद्रित है, लेकिन उसके जो गुणवत्ता और उसके जो कार्यक्रम है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या ये अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह संस्थान अच्छी दिशा में चल रहा है या उसमें क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए। मैं आपको परिवर्तन के कुछ सुझाव देना चाहता हूं इसी माध्यम से कि सबसे पहले प्रसार भारती को पूर्णतः स्वायत्त शासी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। अब यह कदम उठाया जा रहा है कि उसके सीईओ को भारत सरकार चुने ताकि वह उसके बारे में कार्रवाई भी कर सके। वास्तव में इसकी संकल्पना वैसी ही होनी चाहिए जैसी हम इलेक्शन कमीशन की एक स्वायत्त स्थिति है, वैसी ही प्रसार भारती की स्वायत्त स्थिति होनी चाहिए ताकि उसके कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक, उसके अधिकारी स्वतंत्रता पूर्वक कार्यक्रम निर्धारित कर सके। एक श्रेष्ठ प्रसारण संस्था देश के भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली संस्था हो तो उससे पूरे देश का एक गौरव बढ़ता है और भारतीय जनता को जो अपेक्षित है वह भी उसे प्राप्त होता है। लेकिन वह क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? इस कारण प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि हम प्रत्येक कार्यक्रम में एक राजनीतिक विचारधारा का चश्मा, एक रंग उसमें घोलने की कोशिश करते हैं और इसके कारण हमारे अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको बहुत कम महत्व मिलता है। उदाहरण के लिए जो हमारे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो सामान्य जनता रह रही है उसके बारे में वहां कोई कार्यक्रम नहीं होता है। जो क्षेत्र हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या म्यांमार से जुड़े हुए हमारे प्रदेश है
उनके बारे में जब हम देखते हैं तो प्रसार भारती के कार्यक्रम या तो बेहद उबाऊ और बासी किस्म के होते हैं, या उनको देखना भी संभव नहीं हो पाता है, बिल्कुल उनकी लोकप्रियता कहीं नहीं होती है। इसी प्रकार महोदय हम चुशूल गए थे। चुशूल में वह 1962 की लड़ाई हुई थी, जब भारत के महान वीर मेजर शैतान सिंह ने चीनी सैनिकों को परास्त करके 16 नवंबर के दिन विजय प्राप्त की थी और उनको मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था। और चुशूल के बारे में, वहां की जनता के बारे में और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में जब हमने सुझाव दिए कि दूरदर्शन पर प्रसार भारती द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाने चाहिए, तो उसका कोई जवाब तक नहीं दिया गया। महोदय, प्रसार भारती भारत के जन जन की एक अभिव्यक्ति करने वाला संस्थान होना चाहिए। वह केवल कुछ लोगों तक, कुछ वर्गों तक, कुछ क्षेत्रों तक सीमित एक अगर संस्थान बन जाता है तो अपने उद्देश्य का उल्लंघन करता है और वह वास्तव में एक रिडंडेंट संस्थान कहा जाता है। उसके कर्मचारी हमको मिलते हैं, वे कहते हैं कि जब कभी वे एक अच्छा कार्यक्रम लेने की कोशिश करते हैं तो उनको ये पूछा जाता है कि क्या आपने ऊपर से पूछ के आ गए। ऊपर से पूछने का मतलब होता है कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वे अपने राजनीतिक आकाओं से अनुमति लेकर फिर ये बताएं कि कार्यक्रम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम की गुणवत्ता होनी चाहिए, कार्यक्रम की एक भाषा, उसका संप्रेषण होना चाहिए। क्या वे वास्तव में उस क्षेत्र को किसकी अभिव्यक्ति के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है उसको संप्रेषित करने में समर्थ है? क्या वास्तव में वह भारतीय जनता की जो पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, उनके जो आक्रोश है, उनके जो असंतोष है या उनके जो डिसएग्रीमेंट्स है, असहमतियां हैं, उनको प्रकट करने में समर्थ है? जिस देश का नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय जनता की असहमतियों को प्रकट करने में संकोच करे, जिस देश की राष्ट्रीय प्रसारण संस्था उस देश के विभिन्न वेदनाओं और गुस्सा तथा सरकारी नीतियों के प्रति उनके मन में जो असहमति है उसको प्रकट करने में संकोच प्रकट करे, तो क्या उसको हम राष्ट्रीय प्रसारण संस्थान कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते। वह किसी एक राजनीतिक विचारधारा का संस्थान हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का संस्थान नहीं हो सकता। राष्ट्र का संस्थान वह हो सकता है कि जो मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने वाले तमाम लोगों के बारे में भी सोचे, लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचे कि जो गरीब है, जो फुटपाथ पर रहते हैं, जो लोग बेहद भुखमरी के शिकार होते हैं, और उनकी आवाज अगर राष्ट्रीय प्रसारण संस्थान पर नहीं आती तो क्या वे चैनल उनको करेंगे जो मार्केट ड्रिवन है, जो टीआरपी ड्रिवन है, जो पेड न्यूज के आरोप से ग्रसित होते हैं? इस प्रकार के कार्यक्रमों की संकल्पना केवल राष्ट्रीय प्रसारण संस्थान से ही की जा सकती है कि जो जनता के राजस्व से चलता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि किसी पार्टी या किसी एक विशेष सरकारी संस्थान के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए प्रसार भारती को संपूर्ण भारतवर्ष के प्रति उत्तरदायी बनाने वाला एक ऐसा संस्थान बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो पूरे क्षेत्र की भावनाओं को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी वैचारिक पूर्वाग्रह, बिना किसी वैचारिक अस्पृश्यता के प्रकट कर सके। आज प्रसार भारती संस्थान न केवल भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, बल्कि यह सबसे ज्यादा वैचारिक अस्पृश्यता का पालन करने वाला एक संस्थान बन गया है, जहां पे आइडियोलॉजिकल अपार्थाइड पूरी तरह से प्रभावी होकर उनके कार्यक्रम और उनकी अभिव्यक्तियां तथा उनके प्रसारणों को निर्धारित करता है। अनेक इस प्रकार के उदाहरण मिले हैं कि किस प्रकार के समाचार देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, किस पार्टी के समाचार, किस संस्थान के समाचार, किस प्रकार के संगठनों के समाचार वहां पे आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। महोदय, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। पिछले दिनों देश के एक प्रमुख महिला संगठन, उनके महिला सदस्यों का दिल्ली में 14 जगह पर उनके कार्यक्रम हुए। वे देश के युवाओं को, देश की युवा महिलाओं को लेकर उनको राष्ट्रीयता की भावना से संचालित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए और देश पर मर मिटने के लिए, सैनिकों की सहायता करने के लिए, राखी पर सैनिकों के पास जाकर उनको राखी बांधने के लिए और देशभक्ति की शिक्षा देने के लिए उन्होंने पूरे दिल्ली में उन्होंने कार्यक्रम किए। लेकिन दूरदर्शन पर अगर वो कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि लंदन में वहां की जो बर्मिंघम पैलेस है, वहां की
महारानी का जो पैलेस है उसके बारे में उसी समय में एक कथा दी गई, एक समाचार दिया गया, लेकिन भारत की युवाओं का जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था उसको बारे में समझा गया कि यह कार्यक्रम नहीं दिया जा सकता। महोदय, इसी प्रकार गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में हुआ। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता। मेरे पास ऐसे ठोस उदाहरण है कि जो राष्ट्रीयता वाले, जो विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, वे जब अपने कार्यक्रम करते हैं तो उनके कार्यक्रम दूरदर्शन पर या प्रसार भारती द्वारा अंगीकार नहीं किए जाते, क्योंकि वे किसी एक राजनीतिक रंग में रंगे नहीं होते, उस राजनीतिक रंग में नहीं रंगे होते जिस राजनीतिक रंग की प्रसार भारती में, मंडी हाउस में स्वीकार्यता होती है। इसलिए यह स्वीकार्यता रंग के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ये स्वीकार्यता वैचारिक भेदभाव के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ये स्वीकार्यता केवल भारत और भारतीयता के आधार पर होनी चाहिए। आप किसी भी रंग के हो, पंथ के हो, प्रांत के हो, भाषा के हो, आप किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो, आप किसी भी बात को कहने वाले हो, आप चाहे सरकार के पक्ष में बोले या सरकार के विपक्ष में बोले, आपके हृदय की आवाज, एक हिंदुस्तानी नागरिक की आवाज को प्रसार भारती को अभिव्यक्त करने का संस्थान होना चाहिए, वरना उसके नाम से स्वायत्तता जैसे शब्द हटा दिए जाने चाहिए और कह दिया जाना चाहिए कि जिस पार्टी की सरकार आएगी केवल उसी पार्टी की सरकार का ये प्रसारण करेगा और बाकी किसी विचारधारा का प्रसारण नहीं करेगा। क्या वास्तव में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र के प्रसारण की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ हमारे सामने यह है कि हमारे रंग में रंगो वरना हमारे विरोधी होंगे, हमारी बात को मानो, हमारे जैसे दिखो, हमारी जैसे कहो, वरना हम तुम्हारी बात को सामने नहीं आने देना चाहेंगे? ये कहां गया वह स्वप्न? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये प्रसार भारती के संचालक आज पंडित नेहरू की बात करते हैं। पंडित नेहरू ने वैचारिक स्वतंत्रता के बारे में जो अपने अच्छे शब्द कहे थे, क्या प्रसार भारती उनको मान रही है? पंडित नेहरू ने कहा था कि जिस देश में वैचारिक स्वतंत्रता का अर्थ यह माना जाता है कि मेरे विचारों से भिन्न व्यक्ति की बात मैं प्रकट होने की स्वतंत्रता नहीं दूंगा, वहां पे वैचारिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक वैचारिक ऑटोक्रेसी होती है। इसलिए एक आकाशवाणी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इसीलिए प्रसारण के क्षेत्र में आकाशवाणी की बात उन्होंने कही कि जब तक आकाशवाणी से विभिन्न बातों को हमारे जनता, हमारी आम जनता के दिल के बातों को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बंदिश के प्रकट नहीं किया जाता, तब तक यह अपने नाम को सार्थक करने वाली संस्था नहीं कही जाएगी। इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप और किसी की बात माने ना माने, कम से कम पंडित नेहरू के विचारों को तो मानकर प्रसार भारती को वास्तव में स्वतंत्रता और स्वायत्तता दे। यह हिंदुस्तान का सवाल है, ये किसी पार्टी या देश या सरकार का सवाल नहीं है। आपको जवाब देना होगा आने वाली पीढ़ियों को कि आपने किस प्रकार के संस्थान निर्मित किए कि वे पूरे देश की बात कहते थे या केवल मेरी पार्टी की और मेरा ठप्पा लगे हुए, मोहर लगे हुए कागजात को ही वे प्रसारित करने का अधिकार रखते थे। क्या इस प्रकार के देश को आप निर्माण करना चाहते हैं? हम लोग क्या इस प्रकार की संस्थाओं को निर्माण करना चाहते हैं जहां पे वैचारिक स्वतंत्रता हमारी पार्टी के रंग, रूप, चेहरे, शक्ल, मोहरे से निकल कर चलती हो और बाकी लोगों के साथ हम वैसा व्यवहार करें मानो कि वे अछूत है, अस्पृश्य है और हमारे साथ चलने के योग्य नहीं है? हम लोग अस्पृश्यता के विरुद्ध है। यदि हम सामाजिक अस्पृश्यता के विरोधी है महोदय, तो हम वैचारिक अस्पृश्यता के भी विरोधी है। हम उस विचारधारा को मानते हैं जिस हिंदुत्व की विचारधारा ने हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और बहुलतावादी समाज और संविधान की संरचना की। ये इसी बात का प्रताप रहा है कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे महान लोकतंत्रों में गिना जाता है, जहां लाखों तरह की बातें और लाखों तरह की सुगंधें एक साथ उठने की स्वतंत्रता है और किसी को यह नहीं कहा जाता कि जब तक तुम मेरे रास्ते पर नहीं चलोगे तब तक तुम संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान का सौंदर्य है, ये हिंदुस्तान की शोभा है। लेकिन इसको हमारे यहां कहा गया, सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। यह वो देश है कि जहां दुनिया भर से लोग आकर अपने अपने विद्या का अर्जन करके विश्व में नाम कमाते थे। यहां कहा गया आनो भद्रा
कृतवो यंतु विश्वतः, हमारे पास दुनिया भर के विचार आए, दुनिया भर के क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हमारे पास आए। हमारे यहां कभी किसी गैलीलियो को उसके विचारों के कारण सजा नहीं दी गई। हमारे यहां चारवाक को षड दर्शन में ऋषि का पद दिया गया। भले चारवाक ने वैदिक मत के विरुद्ध लिखा और कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। उन्होंने आत्मा को नहीं माना, उन्होंने वेदों को नहीं माना, उन्होंने वैदिक परंपराओं के विरुद्ध लिखा। हमने चारवाक को फांसी नहीं दी। चारवाक को यह नहीं कहा कि इसकी तमाम पुस्तकें जला दो, इसकी तमाम स्मृतियां खत्म कर दो, इसको कहीं प्रसारित मत होने दो, क्योंकि हमारी बात के विरुद्ध जाता है। हमने चारवाक को षड दर्शन में स्थान दिया महोदय। इसलिए आज मुझे दुख होता है कि सत्ता पक्ष के सहयोगियों द्वारा कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की बात की जाती है। ये वही कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है जो प्रसार भारती में अभिव्यक्त होती दिखती है। ये वही कंट्रोल्ड वैचारिक बंदिशें है, बंधन है जो प्रसार भारती में अभिव्यक्त होते दिखते हैं। ये वही कंट्रोल्ड एक डेमोक्रेसी का रूप जिसको ऑटोक्रेसी ही कहा जा सकता है। ये हमारे सत्ता पक्ष की ओर से सुझाव दिए जाते हैं कि आप सोशल मीडिया को आप कंट्रोल कर लीजिए, आप उसको आप गवर्नमेंट स्टेट इंटरवेंशन उसमें डाल दीजिए। क्या यह प्रसार भारती बनाने वाली सरकार का विचार हम कह सकते हैं? एक और आप कहते हैं कि हम प्रसार भारती बनाकर स्वायत्त शासी, लोकतंत्रवादी, स्वतंत्र, निरपेक्ष और सभी विचारों को अपने में अंगीकार करने वाली संस्था बनाएंगे। दूसरी ओर आप वैचारिक विरोधियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं और अपने से भिन्न विचार वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सोशल मीडिया को दबाने की बात हो रही है, ये वही मानसिकता है जो प्रसार भारती को एक पार्टी का प्रसारण भोपू बना के जिसने रख दिया है, न कि एक स्वायत्त स्वतंत्र संस्था बना के रख दिया है। इसके लिए आवश्यक होगा कि जहां हम कर्मचारियों को अनुशासित करें और उसके संदर्भ में एक सेल्फ मैकेनिज्म उसमें निर्धारित करें, न कि उसको सरकार के अंतर्गत एक कठोर कंट्रोल एक संस्था बनाकर अगर हम रख देंगे तो प्रसार भारती का जो मूल उद्देश्य है वही समाप्त हो जाएगा और वह वास्तव में पुराने अपने आकाशवाणी और दूरदर्शन जो अलग अलग थे उन दिनों में चली जाएगी। तब ये कहना होगा कि सरकार ने फिर से एक ऐसे महान उद्देश्य को लेकर स्थापित किए गए, स्वायत्त और स्वतंत्र उद्देश्य को लेकर स्थापित किए गए संस्थान को नष्ट कर दिया। यह नहीं होना चाहिए महोदय। यह पार्टीगत राजनीति और दलगत राजनीति में ऊपर की बात है। ये सभी समुदायों के लिए बात है, ये सभी पार्टियों के लिए विचार की बात होनी चाहिए और सभी की सहमति से इस प्रकार का बात सामने आनी चाहिए कि प्रसार भारती हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की बात को प्रकट करने वाला संस्थान बने, चाहे वह व्यक्ति एक की माइनॉरिटी में हो, चाहे वह व्यक्ति अकेला हो और उसके विरुद्ध 99 लोग हो, तो भी उस अकेले व्यक्ति की बात को प्रसार भारती में उतने ही सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ प्रसारित करने का मौका मिलना चाहिए जैसे वह अन्य लोगों को 99 लोगों की बात को प्रसारित करता है। तब वह स्वायत्त कही जाएगी, तब वह स्वतंत्र कही जाएगी। और इसी के साथ जो उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसके बारे में भी एक ऐसा आत्मनिर्णय, एक सेल्फ मैकेनिज्म निर्धारित किया जाना चाहिए कि तमाम कलुष उससे दूर हो, ये वाणी का कलुष दूर हो, ये कार्यक्रमों का कलुष उससे दूर हो, उसमें वैचारिक भेदभाव और अस्पृश्यता का कलुष उससे दूर हो। तब प्रसार भारती अपने वास्तविक धर्म का निर्वाह कर पाएगी। और इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया भर को उदाहरण देते हैं, आपको हिंदुस्तान की बातें कम अच्छी लगती हैं, विदेशियों की बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। इस मानसिकता को चोट करने के लिए प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। उसके चोट करके उसकी सफल बनाना चाहिए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि तेरे लब पे है इराको शाम मिस्रो रोमची, लेकिन अपने ही वतन के नाम से वाकिफ नहीं। अरे सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्तान के वास्ते, हिंद जाग उठे तो फिर सारे जहां के वास्ते। धन्यवाद।